गुड इवनिंग। देखो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, है ना। हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे ना वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आएंगे। हालांकि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी चलता रहेगा, साथ में ये भी चलता रहेगा और नेट के पेपर सॉल्यूशन भी चलता रहेगा। तो आप सीधा आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो आपको कंटिन्यूली स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिल जाएंगे, है ना। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा जो केमिकल रासायनिक का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर यही किया जाता है, यानी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, है ना। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है। भाई ऐसा कौन सा, ऐसा तो कन्वर्ट होती नहीं है, कोई ना कोई डिवाइस जरूर होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो देखो वो डिवाइस क्या होता है, हमें एक नीड किसकी होती है, एक डिवाइस की नीड होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल ही वो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमें पता है सेल दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा आता है गैल्वेनिक सेल। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि गैल्वेनिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दोनों का क्या है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आखिर ये कैसे करता है ये हम देखेंगे स्टेप बाय। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है ना, उसके बाद हम गैल्वेनिक सेल के अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले विद डिटेल्स हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखो इसके बाद में बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो इसे उतार लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं तो क्या कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट कर सकें। तो आखिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है ना। तो देखो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इट इज ए प्रोसेस इन विच व्हेन करंट इज पास थ्रू मोल्टन और एक्वस स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक देन प्रोडक्ट आर फॉर्म एट एनोड एंड कैथोड बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रेस्पेक्टिवली। दैट मींस ये एक ऐसा प्रोसेस है जब इसमें आप किसी भी सॉल्यूशन की एक्वस स्टेट या इसकी मोल्टन स्टेट के अंदर जब करंट पास करवाते हो तो करंट पास करवाने के दौरान एनोड और कैथोड पर क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यानी एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन के दौरान क्या होता है, उस पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, किस पे, इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, अब देखो हमें इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे अभी कि आखिर ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी रिप्रेजेंटेशन सॉरी इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन इसका, यानी अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन। देखो अब बात करते हैं आखिर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को क्या रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाता हूं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, टैंक। मान लीजिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक, सॉरी थोड़ा अच्छा नहीं बना, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहां बना देता हूं, इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाए, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसमें क्या लगा होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, दो
इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जो इसको हम मेटेलिक प्लेट बोलते हैं। और ये जो मेटेलिक प्लेट है, ये इलेक्ट्रोड है, किसी बैटरी द्वारा क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, किसी बैटरी द्वारा क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो कि अपनी मोल्टन और एक्वस स्टेट के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। यानी इनको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक प्लेट। अगर मैं इसको एनोड कहूं, इसको क्या कहूं, एनोड, और इसको मैं क्या कहूं, कैथोड। हमें पता है एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। और कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, किसमें, इसकी एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसमें, जो अपनी मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। यानी जो टैंक है ना आपका, जो जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बोलते हैं। इसमें होता है रिडक्शन, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है और एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड की ओर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो पॉजिटिव आयन रखेंगे, मान लीजिए ये पॉजिटिव आयन है, ये किसकी ओर मूव करेंगे, ये करेंगे कैथोड की ओर मूव करेंगे। और जो नेगेटिव आयन रखते हैं, वो किसकी ओर मूव करेंगे, वो एनोड की ओर मूव करेंगे, है ना। तो ये आसानी से डिटेल्स में पूरा स्टडी करेंगे। तो ये हमारा क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंट है। या इस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूशन अपनी मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहता है। जब आप इसमें करंट पास करवाते हो, जब आप इसमें इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जब करंट पास करवाते हो ना, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक इसमें जो प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, आयनों में टूटेंगे, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तो उस दौरान क्या होगा, उस इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण इसमें क्या होगा, करंट पास होगा। अब देखो, हमें क्या, हमने कहा ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब यह होता है कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को वर्क कराने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी अगर हमें इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, अगर हमें काम में लेना, इसको वर्क करवाना है, तो हमें क्या, बैटरी से क्या देना, करंट इसमें पास करवाना पड़ता है। इसीलिए इसको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। यानी ये अपनी आप काम नहीं करता, इसको काम कराने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल एनर्जी जब आप दोगे ना, तभी ये काम करेगा। इसीलिए इसको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये, अगर मैं इसको, मतलब आप इसे नोट के रूप में लिख सकती हो। देखो मैं इसको मिटाता हूं, इसका कोई काम नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज ए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज ए, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, प्रोसेस है। अब देखो, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इसकी जो डेल जी वो क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। अगर हम बात करें इसका डेल जी की, क्या होगी, वो पॉजिटिव में होगी। हमें पता है कि इसकी जो डेल जी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। और हम सेल रिएक्शन के अनुसार हम जानते हैं कि जो डेल जी होता है ना, वो डेल जी जो होता है ना, वो क्या होता है कि अगर हम सेल रिएक्शन की बात करें, तो जेल डी होता है NF सेल। डेल जी क्या होता है, NF सेल। अब मुझे एक बात बताओ, हमें क्या करना है, इस डेल जी को क्या करना है,
पॉजिटिव करना है, डेल जी को क्या करना है, पॉजिटिव करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी वो क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि हमें इसको वर्क कराने के एक्शनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मुझे एक बात बताओ, ये डेल जी कब पॉजिटिव होगा, जब आप ई सेल को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, यानी जब आप इस ई सेल को जब नेगेटिव लोगे ना, तब ये, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव किस में होगा, पॉजिटिव में, तभी हमारा डेल जी क्या होगा, नेगेटिव में, पॉजिटिव में आएगा। सॉरी, अगर मैं बात करूं कि ई सेल को अगर मैं नेगेटिव में लेता हूं, ई सेल को मैं क्या लेता हूं, नेगेटिव में लेता हूं, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगी तो ये नेगेटिव नेगेटिव किस में पॉजिटिव हो जाएगी, इसीलिए डेल जी हमारे पास क्या हो जाएगा, तब हमारे पास डेल जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। इसका मतलब इस सेल को वर्क कराने के लिए हमें एक्शन एनर्जी की रिक्वायरमेंट, यानी अगर आपको सेंटेंस में कभी कभार पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए डेल जी नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, तो आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए डेल जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी का मान क्या होता है, पॉजिटिव में आता है। क्यों, क्योंकि इसको वर्क कराने के लिए एक्शनल एनर्जी की देने की जरूरत होती है ना, जब हम एक्शनल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी ये क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। अब देखो अब हम बात करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट जो प्रेजेंट है, उनका जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो हम उनकी स्टडी भी करेंगे, यानी अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको उदाहरण में इलेक्ट्रोलाइटिक स्टडी की बात करते हैं। ठीक है, देखो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है उस इलेक्ट्रोलाइसिस की स्टडी किस तरह से की। जब भी किसी सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस होता था, उस दौरान क्या होता है, दो तरह की स्टडी की जाती है, एक तो क्वालिटेटिव स्टडी और एक की जाती है क्वांटिटेटिव स्टडी। अब देखो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी क्या होती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वालिटेटिव का मतलब होता है किसी सबस्टेंस की जो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो सबस्टेंस जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो डिपॉजिट या लिबरेटेड हो रहा है ना, उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं, और उन इलेक्ट्रोलाइटिस में कौन सा सबस्टेंस उस इलेक्ट्रोड पर लिबरेटेड या डिपॉजिट होगा, ये हम किसमें स्टडी करते हैं, क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर। तो हम यहां क्या लिखें, here we deals with the nature of, यहां पर क्या है, here we deals with the nature of chemical substance, या यू लिख ले chemical substance during the electrolysis liberated या डिपोजिट और liberated at electrode, यानी कि हम अगर क्वालिटेटिव स्टडी की बात करें तो हम क्या यहां पर क्या किसी भी केमिकल सबस्टेट की इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो उस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट या लिबरेटेड हो रहा है ना, देखो डिपॉजिट में कर रहा हूं आयनों के लिए, और जो लिबरेटेड है ना वो मैं किसके लिए कर रहा हूं, कोई भी गैस जब किसी इलेक्ट्रोलाइट पर डिपॉजिट होती है ना या गैस रिलीज होती है ना, उसके लिए मैं लिबरेटेड यूज कर रहा हूं। तो उस दौरान हम इसके लिए किसके काम में लेते हैं, क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटेटिव स्टडी में क्या यूज करते हैं कि कौन सा सबस्टेट उस सबस्टेट की नेचर क्या है जो उस इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान उस इलेक्ट्रोड पर क्या डिपॉजिट होने वाला या लिबरेटेड होने वाला, उसकी हम स्टडी करेंगे उसकी क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर। ठीक है, अब देखो अब इनको भाई इसकी स्टडी करने के लिए कोई ना कोई टूल्स होगा, भाई किस तरह से स्टडी की जाती है, तो क्वालिटेटिव स्टडी के लिए जो टूल्स यूज में लिया जाता है वो डिस्चार्ज पोटेंशियल, यानी क्वालिटेटिव स्टेज के लिए जो टूल्स काम में लिया जाता है, यानी जो टूल्स काम में लिया जाता है वो क्या होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल, यानी हम डिस्चार्ज पोटेंशियल के बेसिस पर हम किसी भी सबस्टेंस की नेचर को बता सकते हैं, यानी कौन सा सबस्टेंस
इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। अब देखो क्वांटिटी का मतलब, क्वांटिटी का मतलब होता है कितनी अमाउंट में, यानी कितनी अमाउंट में कोई भी सबस्टेंस इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रोड पर क्या डिपॉजिट हुआ है, यानी वो हम स्टडी किसमें करेंगे, क्वांटिटेटिव स्टडी। यानी हम यहां क्या करेंगे, हियर वी डील्स विथ here we deals with the amount of substance or chemical substance here we deals with the amount of substance or chemical substance during the electrolysis deposit or liberated at electrode। यानी इस प्रोसेस में हम क्वांटिटेटिव स्टडी में क्या करेंगे कि कौन सा सबस्टेंस जो डिपॉजिट हुआ ना उसकी अमाउंट क्या है, कितनी अमाउंट में वो किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ। अब देखो वो जो डिपॉजिट हुआ हो सकता है वो मोल में हो सकता है वो ग्राम में हो सकता है वो ml में हो, है ना, कि इनमें से किसी में भी वो क्या होता है, जो डिपॉजिट होने वाला जो होता है ना वो क्या होता है, वो वहां पर डिपॉजिट होने की जो अमाउंट है वो किसी में मोल में भी हो सकती है, ग्राम में भी हो सकती है, ml में भी हो सकती है डिपॉजिट होने वाले सबस्टेंस की। अब देखो इसको जो स्टडी करने वाला जो टूल्स होता है ना, इसको जो स्टडी करने वाला टूल्स, इसका जैसे डिस्चार्ज पोटेंशियल है ना, तो इसको जो स्टडी करने वाला टूल्स क्या होता है, फेराडे लो। कौन सा होता है, फेराडे लो, फेराडे लो। यानी हम फेराडे लो से हम क्या बता सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो डिपॉजिट होने वाला जो सबस्टेंस है उसकी अमाउंट क्या होगी, उसको मापने वाला टूल कौन सा होता है, फेराडे लो। फेराडे लो के द्वारा हम किसी भी सबस्टेंस की हम क्या उसकी अमाउंट बता सकते हैं, और अमाउंट क्या होगी, हो सकता है मोल में, हो सकता है ग्राम में, हो सकता है ml के अंदर हो। तो हम स्टडी किसकी करेंगे, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सबसे पहले क्वालिटेटिव स्टडी। अब देखो क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है, सबसे पहले हम क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे तो हमें पहले ये पता तो हो कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कौन सा उस जो आयन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ है। अब जब हमें यही नहीं पता कि कौन सा आयन डिपॉजिट हुआ है तो हम क्या पता करेंगे उसकी अमाउंट, कितने अमाउंट में डिपॉजिट हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दौरान कि कौन सा आयन या कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक किसी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हुआ। अमाउंट की तो बात की बात, पहले ये पता तो करें कि कौन सा आया है ना। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्वालिटेटिव स्टडी, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए, हम आगे नेक्स्ट करेंगे क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर क्या क्या करना है, ठीक है। देखो अब बात करते हैं क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर क्या होता है, हमें पता है किसी सबस्ट्रेट की नेचर की बात करेंगे। अगर मान लो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर केवल वन टाइप का ही सॉल्यूशन हो, यानी वन टाइप के केटाइन और वन टाइप के एनाइन हो, है ना, तो उस दौरान क्या होता है कि एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है, कोई भी जो एनाइन आएगा ना वो जब एनोड के ऊपर आएगा तो क्या उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और किसमें, न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कैथोड की बात करूं, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होता है ना, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। कोई भी जो कैटायन आएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन को कैथोड के ऊपर से क्या गेन करके किसमें, न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है। यानी ये तो ठीक है, आपने किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपने ये पता कर लिया कि जो सिर्फ वन टाइप के केटाइन हो और वन टाइप के एनाइन हो। जैसे मान लो NaCl हो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या NaCl हो, तो आपको सीधा पता है कि जो क्लोरीन आयन होगा वो किस ओर मूव करेगा, एनोड की ओर मूव करेगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जो सोडियम आयन होगा वो किस ओर मूव करेगा, कैथोड की ओर मूव करेगा, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी ये तो ठीक है। अगर मान लो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा केटाइन और एक से ज्यादा एनाइन हो, तो उस दौरान कौन सा आयन या कौन सा
जो केटाइन किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा, ये किस बात पर निर्भर करता है, ये उस बात पर उसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल पर निर्भर करता है। यानी जिसकी जितनी ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगी, यानी लेस है डिस्चार्ज पोटेंशियल, वही प्रिफेर्ड करेगा। तो अब हम बात करते हैं कि मोर देन वन टाइप ऑफ केटाइन और वन टाइप ऑफ सेल एनाइन की। तो देखो ये तो हो गया आपका कि अगर एक ही टाइप का केटाइन और एक ही टाइप के एनाइन हो तो एनोड पर कौन सी ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब बात करते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ केटाइन और एनाइन, ठीक है। तो केस 1 में क्या हो गया, एक टाइप के केटाइन और एक ही टाइप के क्या हो, एनाइन हो। अब बात करते हैं वन मोर देन वन। तो देखो सॉल्यूशन कंटेन, यहां मैं लिखता हूं डायरेक्ट, मोर देन वन टाइप ऑफ, मोर देन टाइप ऑफ केटाइन और एंड मोर देन, solution contain more than one type of cation and anion। एक से ज्यादा केटाइन और एक से ज्यादा क्या हो, एनाइन हो, केस 2। तो इस दौरान क्या कहा जाता है कि इस दौरान हमें ये यहां पर हमें जिसकी पोटेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना ज्यादा कम होगा उसको सबसे ज्यादा प्रिफेयर किया जाता है। यानी किसका पोटेंशियल डिस्चार्ज कम होगा, तो हम यहां लिखते हैं कि हियर द लेस हैविंग here the ion, तो यहां लिखते हैं here the ion less discharge पोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा लेस होता है ना, उसको हम क्या देते हैं, प्रीफरेंस देते हैं। उसको क्या देते हैं हम, प्रीफरेंस देते हैं। यानी सबसे, अगर मैं बात करूं, अगर मान लो मोर देन वन टाइप ऑफ केटाइन और वन टाइप ऑफ एनाइन हो, तो सबसे ज्यादा प्रिपेयर किसको दोगे, जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना ज्यादा कम होगा ना, वो सबसे पहले किस पर, इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा। अब देखो ये डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑर्डर क्या है। अगर मैं बात करूं केटाइन के लिए, डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर केटाइन, इनका अगर डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑर्डर हो, या यू के ऑर्डर हो डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर केटाइन, यानी केटाइन के लिए जो आपका डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर होगा वो क्या होगा। तो देखो सबसे ज्यादा जो होगा ना, वो होगा पोटेशियम का, उसके बाद होगा सोडियम का, उसके बाद होगा मैग्नीशियम का, सॉरी कैल्शियम का, उसके बाद होगा मैग्नीशियम कैल्शियम का, उसके बाद होगा कैल्शियम +2 आयन का, उसके बाद होगा Mg+2 आयन का, उसके बाद होगा एल्यूमिनियम +3 आयन का, है ना। ये क्या है, केटाइन का क्या है, डिस्चार्ज पोटेंशियल है। और उसके बाद होगा जिंक +2 आयन का, उसके बाद हाइड्रोजन का, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा जिंक +2 आयन, उसके बाद हाइड्रोजन का, उसके बाद कॉपर का, है ना, उसके बाद Ag का, उसके बाद Au का, है ना, उसके बाद क्या होगा Ag कॉपर +2, उसके बाद Ag+ का, सबसे लास्ट में सबसे कम पोटेंशियल डिस्चार्ज किसका होता है, गोल्ड का, Au+3 का। ये किसके लिए, केटाइन के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑर्डर है ना। सबसे ज्यादा पोटेशियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद कैल्शियम का, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद एल्यूमिनियम +3 का, उसके बाद जिंक का, इसके बाद हाइड्रोजन का, फिर कॉपर का, फिर Ag का, फिर Au का। ये किसके लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल है, केटाइन के लिए, है ना। अगर हम बात करें एनाइन के लिए, अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ एनाइन, अगर मैं बात करूं एनाइन के लिए, ठीक है, तो एनाइन के लिए ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा मैं बात करता हूं फ्लोरीन का, ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा, बीच में जगह छोड़ता हूं, उसके बाद होता है क्लोरीन, उसके बाद होता है ब्रोमीन, उसके बाद होता है आयोडीन, है ना। अब देखो मैंने बीच में जगह क्यों छोड़ी, आपको इनको याद रखने की इसमें क्या है कि सबसे पहले लिखोगे आप फ्लोरीन, उसके बाद लिखोगे क्लोरीन, उसके बाद लिखोगे आप ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। अब इसके बीच में क्या आता है, इसके बीच में सबसे ज्यादा आता है, उसके बाद फ्लोरीन के बाद आता है SO4-2 NO3 और OH- का, ये ऑर्डर है। अब देखो इसको कैसे याद रखो, जितनी ऑक्सीजन उतनी कम होगी ना, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल उतना ही कम होता जाएगा। यानी जिसकी ऑक्सीजन उतनी कम होगी ना, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल उतना ही कम होता जाएगा। यानी ये केटाइन के लिए ऑर्डर है और ये एनाइन के लिए ऑर्डर है। अगर मान लो आपको
कॉपर और एजी, ये एग्जांपल में समझ में कि कैसे पता चलेगा आपको किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है किसका। लेकिन क्या ये डिस्चार्ज पोटेंशियल जो ऑर्डर है ना केटायन और एनायन का, क्या ये हमेशा सही बैठता है? नहीं, कभी कभार ये कुछ कंडीशन में क्या होता है ये बदलता भी है। अब वो कौन सी कंडीशन है जिसमें ये बदलता है, चलो उसको देखते हैं। तो इसको उतार लीजिए इनके ऑर्डर को, अब देखते हैं कि कौन सी कंडीशन में इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल बदलता है। ठीक है, तो देखें देखो देखो अब देखो, अब हमें जो डिस्चार्ज पोटेंशियल केटायन और एनायन के लिए जो ऑर्डर दिखना था ना, तो वो हमेशा सही नहीं होता है ना। कभी कभार कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जब वो थोड़ा बहुत उसमें क्या होता है थोड़ा बहुत बदलाव होता है। तो कब होता है कि हमने जो केटायन के लिए बात की थी वो सबसे ज्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, सॉरी एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर हाइड्रोजन, फिर है ना कॉपर, फिर एजी, फिर एयू, है ना। इसी तरह से अगर मैं आयन की बात करूं तो आयन में क्या आता है सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर SO4- का, फिर NO3- का, फिर OH- का, फिर Cl का माइनस का, फिर ब्रोमीन माइनस का, फिर आयोडीन माइनस का। इस तरह का उसका क्या था डिस्चार्ज पोटेंशियल केटायन और एनायन के लिए था। लेकिन नोट 1 में क्या करो, नोट 1 में देखो कि अगर मान लो सॉल्यूशन NaCl का बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो, यानी उसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, तो उस दौरान हमने कहा था कि OH का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल था हमारा, जो हमने ऑर्डर लिखा था उसमें एनायन के लिए, तो OH- का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्लोरीन से क्या था ज्यादा था। लेकिन यहां पर क्या होता है क्लोरीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल ON- से क्या होता है ज्यादा हो जाता है। कब होता है कि जब आपको सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो, है ना। जब सॉल्यूशन NaCl का बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो, तो उस डाइल्यूट का मतलब क्या, उसमें वाटर की क्वांटिटी हो, डाइल्यूट का मतलब क्या वाटर की क्वांटिटी हो, तो उस दौरान क्या होगा OH- की जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो कम हो जाती है। तो ध्यान रखो। दूसरा अगर मान लो, दूसरा नोट क्या है कि अगर H2SO4 कंसंट्रेशन हो, यानी कंसंट्रेशन H2 यानी कंसंट्रेशन H2 का मतलब ये होता है कि जिसमें एसिड H2SO4 की क्या हो अमाउंट ज्यादा मात्रा में हो, कंसंट्रेशन का मतलब ज्यादा मात्रा में। तो उस दौरान हमने जो ऑर्डर पहले पढ़ा था उसमें क्या होता है कि SO4- का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होता है ना वो OH- से क्या था ज्यादा था। लेकिन कंसंट्रेशन H2SO4 में क्या होता है कि इस SO4- का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होता है ना वो OH- से कम होता है ना। ये ऑर्डर था। और इसी तरह से मैं बात करूं सॉल्यूशन M2SO4, यानी कोई भी अगर मान लो कोई भी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन हुआ M2SO4 का, यानी उसमें क्या होता है हमेशा SO4- का डिस्चार्ज पोटेंशियल हमेशा ही कम होता है। अब इसको याद रखने का तरीका यही होता है कि जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है ना उसकी उसकी जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो कम होता है। आखिर डिस्चार्ज पोटेंशियल है क्या? डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब यह है कोई जो आसानी से डिस्चार्ज हो जाए किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर, जो आसानी से डिस्चार्ज होएगा वही तो पहले इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट होगा, है ना। जो आसानी से डिस्चार्ज होगा। अगर मान लो सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा एक्वस है, सॉल्यूशन एक्वस है, तो OH- की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो OH- की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ना, तो ये इसकी अमाउंट क्या होगी उससे इलेक्ट्रोड के ऊपर ज्यादा डिपॉजिट होगी। इसी तरह अगर मान लो कंसंट्रेशन H2SO4 में क्या होता है, कंसंट्रेशन H2SO4 की अमाउंट ज्यादा है, तो उस दौरान जो एनाइन है वो उस दौरान जो एनाइन है ना उस एनाइन में जो SO4 की क्वांटिटी क्या होगी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल भी क्या होगा कम होगा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में ये क्या होगा डिस्चार्ज होगा किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर। इसी तरह से मान लो M2SO4 उसमें SO4- का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। इसका इतना याद रखो जिसकी अमाउंट ज्यादा मात्रा में अमाउंट में प्रेजेंट है ना उसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल उतनी ही कम होती है। हमारा जो ऑर्डर था ना उसके नोट 3 है, ये नोट 3 आप सेट रखो, सीधे याद रखो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम। अब देखो अगर बात करें इलेक्ट्रोड की, तो इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब देखो इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है कि ये जो इनर्ट इलेक्ट्रॉन है ना ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए सिर्फ साइट ही प्रोवाइड करवाते हैं, यानी ये क्या करते हैं सिर्फ रिएक्शन के लिए साइट प्रोवाइड करवाते हैं। नॉन अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इटसेल्फ, यानी इनका खुद का ना तो कोई ऑक्सीडेशन होता है और ना ही कोई रिडक्शन होता है।
एग्जाम्पल प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यानी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या एक इनर्ट इलेक्ट्रॉन है। जब रिएक्शन के दौरान किसी इलेक्ट्रोलाइट टैंक के अंदर प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो प्लेटिनम का ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना ही रिडक्शन होता है। ये सिर्फ क्या है, रिएक्शन के लिए एक साइट यानी एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है। दूसरा एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या, इनका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। यानी ये क्या करते हैं, रिएक्शन के अंदर इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो सकता है। अब ये कौन से हैं, प्लेटिनम के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन है, कॉपर, आयरन, जो भी इलेक्ट्रॉन है, जिंक, जो भी है, AgAu, वो सारे के सारे क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड के अंदर आते हैं। बल्कि प्लेटिनम को छोड़, प्लेटिनम क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रॉन है, खुद का ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना ही रिडक्शन। ये सिर्फ क्या रिएक्शन के लिए साइट प्रोवाइड करता है। जबकि प्लेटिनम के अलावा जितने भी इलेक्ट्रोड है उनका वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी स्वयं खुद के इटसेल्फ क्या है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो ये आपके क्या होगी, क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक। तो हमने क्वालिटेटिव स्टडी में क्या किया कि डिस्चार्ज पोटेंशियल, इसका टूल क्या है, डिस्चार्ज पोटेंशियल, है ना। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसकी जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा लिबरेटेड, यानी उतना वही सबसे पहले क्या होगा, उस इलेक्ट्रोड के ऊपर लिबरेटेड या डिपोजिट होगा। तो हमने ऑर्डर लिखा है कैटायन के लिए, हमने ऑर्डर लिखा एनायन के लिए। तो दूसरा फिर हमने कुछ नोट बनाए। नोट क्या, अगर मान लो ये कंडीशन, अगर मान लो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaOH का सॉल्यूशन बहुत से ज्यादा डाइल्यूट, यानी वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो तो OH माइनस का क्या होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो एज कंपेयर टू Cl माइनस। बल्कि वहां क्या था, Cl का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम था OH माइनस से। यहाँ पर जैसे कंसंट्रेशन की बात करें तो SO4 - 2 का ज्यादा कम होगा डिस्चार्ज पोटेंशियल, इधर ये होगा ना, जिसकी अमाउंट ज्यादा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल उतना ही कम होता है। ठीक है, अब हम कुछ सेल रिएक्शन लेते हैं। तो अब उस कुछ सेल रिएक्शन में हम देखेंगे किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कितना कम होगा, यानी कौन सा आयन, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिट होगा, ये हम करेंगे अब नेक्स्ट। तो इसको उतार लीजिए, अब स्टडी करेंगे कौन सा आयन किसी सेल रिएक्शन, बहुत सारी कम से कम 14-15 सेल रिएक्शन है, उसके हम स्टडी करेंगे किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, कौन सा इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिट होगा। ठीक है, ये उतार लीजिए, हम करते हैं उसके बाद। देखो हमारा जो अगला जो था, हमने बात की थी कि हमने जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो डिपॉजिट होने वाले जो इलेक्ट्रोलाइटिक है उनको हम क्या करेंगे, हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे थे। क्वालिटेटिव स्टडी का मतलब ये होता है कि कौन सा जो इलेक्ट्रोड डिपॉजिट हो रहा था ना उसकी नेचर क्या है ना, और उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल। और दूसरा था क्वांटिटेटिव का मतलब ये होता था कि हमने जो इलेक्ट्रोलाइट या जो इलेक्ट्रोलाइट किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ उसकी अमाउंट क्या है, हो सकता है उसके अमाउंट मोल के अंदर हो सकता है उसके अमाउंट ग्राम में हो सकता है उसके अमाउंट ml के अंदर हो, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, हमने क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे कि अगर मान लो हमारे पास कोई सेल है और हमने कहा था कि एक सेल के अंदर 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, एक वो जो सिर्फ 1 टाइप के कैटायन और 1 टाइप के एनायन हो, और दूसरा वो जिसमें एक से ज्यादा के कैटायन हो एक से ज्यादा के एनायन हो। तो हमने ये कहा था कि जब एक ही प्रकार के कैटायन और एक ही प्रकार के एनायन हो तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि हमें पता है कि एनोड की ओर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड की ओर क्या होगा, रिडक्शन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब एक से ज्यादा क्या हो, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेजेंट हो, तब क्या हो, तब देखो अब अगर हम बात करें तो हमने कहा था डिस्चार्ज पोटेंशियल के बारे में, हमने डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर के बारे में आपको बताया था। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना ज्यादा कम होगा उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है, यानी वो सबसे पहले लिबरेट या डिपोजिट होगा ऑन इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो हम कुछ सेल्स के बारे में बात करें, कुछ सेल है जिनके बारे में बात करेंगे। हमें कुछ इलेक्ट्रोड दिए गए और हमें इलेक्ट्रोड कौन सा हो सकता है, जो इलेक्ट्रोड इनर्ट हो सकता है, एक्टिव हो। हमने बात की थी इनर्ट और एक्टिव की। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं जो स्वयं तो रिएक्शन में, सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बिल्कुल वो क्या करते हैं, सिर्फ उस रिएक्शन के लिए सेल रिएक्शन की क्या साइट प्रोवाइड करवाते हैं। जबकि एक्टिव इलेक्ट्रोड वो थे जो स्वयं रिएक्शन में पार्टिसिपेट, सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उनका खुद का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड के अंदर ना तो उसका ऑक्सीडेशन होता है और ना ही रिडक्शन होता है। अब इनर्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा था, प्लेटिनम था, और प्लेटिनम के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन वो सारे के सारे क्या थे, एक्टिव इलेक्ट्रोड थे। तो देखिए हम इनर्ट और एक्टिव इलेक्ट्रोड के, और अपनी कौन सी कोई भी सेल है जो अपनी मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है, और मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होने के बाद हम कुछ सेल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि किसी सेल के ऊपर कैथोड पर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा और एनोड पर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा। तो सबसे पहले हम पहला सेल की बात करते हैं। पहला सेल क्या है कि NaCl एट मोल्टन स्टेट। तो देखो मैं एक सेल बना रहा हूं
और वो सेल में बार बार नहीं बनाऊंगा, मैं एक ही बार वो सेल बनाऊंगा, क्योंकि इससे काफी ज्यादा समस्या होती है बनाने में। तो देखो अगर मान लीजिए हमारे पास ये सेल है ना, ये सेल है और इसमें क्या दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, दो इलेक्ट्रोड लगे जो कि एक्सटर्नल सोर्स यानी बैटरी से क्या है जोड़े हुए हैं, जो क्या बैटरी से क्या है जोड़े हुए हैं, ठीक है, जो बैटरी से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें, हमें पता है कि इसमें अंदर क्या, हमें सिर्फ पहले सेल की बात करें, Na प्लस और Cl माइनस क्या होंगे इसमें, इस इलेक्ट्रोलाइट जब इस गैल्वेनिक इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या होगा, सोडियम और Cl आयन के आयनों में टूटेंगे, यानी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। और हमारे पास हमें पता है कि इस बैटरी के अंदर जो दो तरह के टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है नेगेटिव मेटेलिक, ये जो मेटेलिक प्लेट है, एक तो होता है एनोड, एक क्या होता है एनोड, और एक क्या होता है कैथोड, एक क्या होता है कैथोड। कैथोड सिरा कौन सा होता है, जिस पर क्या हो नेगेटिव चार्ज हो, और एनोड सिरा कौन सा, जिसके ऊपर क्या हो पॉजिटिव चार्ज हो। अब मुझे एक बात बताओ, इस सेल के अंदर क्या होगा, इस सेल के अंदर जो है ना, हमें पता है कि जो क्लोरीन आयन क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपने डोनेट करके, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके किस में बदलेगा, अपनी न्यूट्रल स्टेट Cl2 में गैस में लिबरेट होगा। इसी तरह से सोडियम प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा गेन करके किस में मिलेगा, सोडियम एक्वस में। अब देखो यहां पर सिर्फ सोडियम है, अब सोडियम क्लोराइड है एट मोल्टन स्टेट के अंदर। तो हमें पता है कि जो क्लोरीन है ना, वो क्लोरीन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब यहाँ ऑक्सीडेशन क्यों कहा, कि ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सके। तो क्लोरीन के ऊपर देखो यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज है, और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्या करेगा, ये क्लोरीन आयन क्या करेगा, इस एनोड की ओर मूव करेगा। और इसी तरह से सोडियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, जो इस कैथोड की ओर मूव करेगा। अब देखो हमें पता है एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, हमें पता है एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर सिर्फ एक ही प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है NaCl। तो हमें पता है कि एनोड पर कौन सी गैस लिबरेट होगी, Cl2 गैस क्या होगी लिबरेट होगी, ठीक है। और कैथोड के ऊपर कौन सी होगी, कैथोड पर सोडियम आयन क्या होंगे, सोडियम क्या होंगे डिपोजिट होंगे, क्या होंगे सोडियम डिपोजिट होंगे, किसके साथ इसका रिडक्शन, क्योंकि हमें पता है कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन होता है, और एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। यानी हमारे पास मैं एक सेल को यहां बना रहा हूं, देखो इसको मैं दोबारा समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और इसके अंदर क्या है, दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, जिसे मेटेलिक प्लेट हो, और वो कौन सा इलेक्ट्रोड है, ध्यान रखना ये इलेक्ट्रोड कौन सा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रॉन है, कौन सा है इनर्ट इलेक्ट्रॉन है ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये जो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ना, उसको एक्सटर्नल सोर्स की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है, यानी ये क्या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इसके लिए डेल जी का मान क्या था, पॉजिटिव था। इसका मतलब इसको वर्क कराने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, ठीक है। तो देखो हमें पहला ही मैं एग्जांपल देख रहा हूं, तो देखो मान लीजिए इस सॉल्यूशन के अंदर जो NaCl का क्या है मोल्टन स्टेट में, क्या NaCl मोल्टन स्टेट में। तो हमें पता है सॉल्यूशन जब आप इस एक्सटर्नल सोर्स से बैटरी से क्या इसको करंट दोगे, तो करंट दोगे क्या इन इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तो क्या क्या बनेंगे सॉल्यूशन के अंदर, हमें पता है कि Cl माइनस आयन बनेंगे, और क्या बनेंगे सोडियम प्लस आयन बनेंगे, ठीक है। अब ये Cl माइन किस ओर मुंह करेगा, कैथोड एनोड की ओर, किस ओर मुंह करेगा एनोड की ओर, और ये सोडियम आयन किस ओर मुंह करेगा कैथोड की ओर। ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। तो देखो क्लोरीन आयन होंगे बहुत सारे, क्लोरीन आयन किस ओर मुंह करेगा, इस ओर मुंह करेगा, किसकी ओर एनोड की ओर, और सोडियम आयन किस ओर मुंह करेगा, इस कैथोड की ओर मुंह करेगा। यानी सोडियम का क्या होगा रिडक्शन होगा, और क्लोरीन का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। तो इस दौरान क्या होगा, एनोड पर कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होती है ऑक्सीडेशन की, और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होती है रिडक्शन की। तो हमें यही समझना कि यही एक सेल है, पूरा का पूरा मैं सेल प्रत्येक रिएक्शन में एवरी रिएक्शन में नहीं बनाऊंगा, आपको सिर्फ इतना समझना ये हमारा सेल है, यही बनाऊंगा एक ही सेल जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक पर कैथोड है एक पर एनोड है। एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो हमारा जो पहला एग्जांपल उसमें क्या सिर्फ NaCl दिया हुआ है, जो कि अपनी मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है, और मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट इसका मतलब ये इसमें किसी भी प्रकार के दूसरे टाइप के आयन, दूसरे टाइप के इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारा हो गया एनोड पर ऑक्सीडेशन, कौन सी गैस
क्लोरीन गैस क्या होगी, लिबरेटेड होगी, और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम किस पे, कैथोड के ऊपर इसका रिडक्शन होगा, उधर में कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि इसका अभी काम ही नहीं आएगा सेल का, क्योंकि आपको याद रखना है कि मैं इस तरह से सेल बार बार नहीं बनाऊंगा पूरी यहां पर। ठीक है सॉरी। अब देखो, अब दूसरा सेल क्या है, दूसरा NaCl एक्वस सॉल्यूशन एट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब देखो एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर की मौजूदगी, यानी एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन में क्या वाटर मौजूद होता है, तो वाटर में साथ साथ इसमें देखो क्या क्या प्रेजेंट होंगे, इसमें होंगे देखो H+ आयन भी प्रेजेंट होंगे, Na+ आयन भी प्रेजेंट होंगे, साथ में क्या होगा, साथ में क्या होगा, क्लोरीन भी प्रेजेंट होगा, और साथ में क्या होगा, OH- भी प्रेजेंट हो गए। यानी ये विभिन्न डिफरेंट टाइप के क्या हो गए, इलेक्ट्रोलाइटिक किसी सॉल्यूशन में, इस बैटरी के सॉल्यूशन में क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए। एक को सॉल्यूशन मौजूद है, इसका मतलब वाटर तो जरूर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर देखो एनोड पर, यानी पॉजिटिव जो आपका इलेक्ट्रोड होता है ना, एनोड पर दो तरह के आयन जा सकते हैं, हो सकता है OH- चला जाए, हो सकता है Cl- चला जाए। तो अब कैसे डिसाइड करें कि कौन सा जाएगा, कैसे डिसाइड करें कौन सा जाएगा, तो हमने डिस्चार्ज पोटेंशियल पढ़ा था। डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका जितना ज्यादा कम होता है ना, वो ही सबसे पहले किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट या लिबरेटेड होता है। ये हमने किसमें, डिस्चार्ज पोटेंशियल के ऑर्डर में पढ़ा था। और हमें पता है कि OH- का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो क्लोरीन माइनस से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लोरीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल किससे, OH- से कम होता है, OH से क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब एनोड के ऊपर कौन सी गैस लिबरेट होगी, Cl2 गैस लिबरेट होगी। और हमें पता है अब बचा क्या, H+ आयन और सोडियम आयन। तो हमने ये पढ़ा था कि सोडियम का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कैथोड के ऊपर जब रिडक्शन होगा ना, ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि अगर मैं बात करूं H+ आयन और Na+ आयन में, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होता है, Na+ का होता है, और कम किसका होता है, H+ आयन का। तो इसका मतलब रिडक्शन किसका होगा, H2 का। इसका मतलब कैथोड पर कौन सी गैस लिबरेट होगी, H2 गैस लिबरेट होगी। अब मुझे एक बात बताओ, सॉल्यूशन के अंदर H2 गैस रिमूव हो रही है और Cl2 गैस रिमूव हो रही है, तो बचा कौन सा, NaOH बच रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर क्या है, NaOH की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट मींस NaOH का एक बेस है, जब NaOH की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब इसकी पीएच भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अरे हाँ कि ना, इसकी पीएच भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में क्लोरीन गैस और H2 गैस तो रिमूव यानी लिबरेटेड यानी रिमूव हो रही है, और बच कौन सा रहा है, NaOH बच रहा है। और NaOH आपस में क्या न्यूट्रल बनाएंगे, इसका मतलब NaOH की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज होगी। जब NaOH की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, दैट मींस पीएच भी क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी, इसकी पीएच भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब देखो तीसरा सेल देखते हैं, एक्वस CuCl2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यानी वही है एक्वस CuCl2, और कौन सा इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो देखो कौन कौन से आयन बनेंगे, एक्वस है तो जाहिर सी बात है H+ और OH- आयन जरूर बनेंगे। ठीक है, और साथ में Copper+2 भी बनेगा, और साथ में Cl- भी बनेगा, यानी ये आयन सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब एनोड पर कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो वही डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम होता है, यानी एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, हमें पता ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका किसका हो सकता है, OH- का और Cl- का ऑक्सीडेशन हो सकता है। किसका हो सकता है, Cl- OH- का। तो किसका होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम है। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम किसका है, सबसे कम है Cl- का। सबसे कम किसका है, Cl- का डिस्चार्ज पोटेंशियल है। इसका मतलब है इस एनोड के ऊपर Cl2 गैस लिबरेट होगी। अगर मैं बात करूं Copper+2 आयन और H+ आयन के अंदर, तो देखो सबसे कम डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका है, हमें पता है कॉपर का है। सबसे डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका है, कॉपर का है। तो कैथोड के ऊपर क्या होगा, जो ये Copper+2 है, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और किसमें बदलेगा, कॉपर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। किसमें बदलेगा, कॉपर में बदल जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, सॉल्यूशन के अंदर CuCl2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, CuCl2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज, क्योंकि ये क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर CuCl2 की
कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये लिबरेटेड यानी इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। यानी इस तरह से सेल रिएक्शन हम, आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, इसको बता लीजिए। देखो नेक्स्ट देखो, कौन सा इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। सॉल्यूशन कौन सा, CuBr2। सॉल्यूशन कौन सा है, CuBr2। अब देखो सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं जब भी इनका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तो देखो एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब H+ होंगे, H+ होंगे, इसका मतलब OH- भी होगा, इसका मतलब Cu+2 भी होगा, इसका मतलब क्या होगा, Br- भी होगा। अब देखो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगा, तो होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब या तो ब्रोमीन का होगा या OH- होगा। किसका होगा ऑक्सीडेशन, किसका होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना ज्यादा कम होगा। तो ब्रोमीन और OH में से हमने डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑर्डर पड़ा था, किसका कम है, ब्रोमीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो इसका मतलब एनोड पर क्या होगी, ब्रोमीन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। ब्रोमीन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। ये गैस है ना, थोड़ा सा डाय आपसे लिख रहा हूं। ब्रोमीन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। और दूसरा अगर बात करें Cu+2 यानी कॉपर में से और H+ में से किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, कॉपर का। इसका मतलब कैथोड पर जो ऑक्सीडेशन होगा ना, वो क्या होगा, कॉपर का होगा। किसका होगा, कॉपर का होगा। ठीक है, और इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर कॉपर Br यानी CuBr2 को सॉल्यूशन के अंदर CuBr2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ये क्या होगा, रिमूव यानी लिबरेटेड होगा। अब देखो दूसरा पांचवा कौन सा है, H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, और प्लेटिनम क्या है, इलेक्ट्रोड है। जो एक्वस सॉल्यूशन है तो वही आयन कौन कौन से होंगे, H+ होगा, OH- होगा, है ना। और किसका होगा, एक्वस सॉल्यूशन का। इसी तरह से H+ किसका होगा, कंसंट्रेशन H2SO4 का, और OH- होगा, ये होगा। अब मुझे एक बात बताओ, OH- और SO4- में से डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम किसका होता है, एनोड पर रिएक्शन उसकी होगी। किसकी होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल, OH- का डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम होता है। अब सवाल ये उठता है कि एनोड पर होगा क्या। तो हमेशा याद रखना, जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है ना, ऑक्सीजन गैस बनती है। और जब वाटर का रिडक्शन होता है ना, तो हाइड्रोजन गैस बनती है। ये कैसे बनती है, हम इसकी लास्ट में मैकेनिज्म में बिल्कुल समझेंगे, लेकिन यहां अभी इसका कोई काम नहीं है। आप इतना याद रखो कि वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है तो O2 गैस बनती है, और वाटर का जब रिडक्शन होता है तो H2 गैस बनती है। तो यहां पर क्या होगा, हमें पता है एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो वाटर का ऑक्सीजन क्या करेगा, O2 गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। देखो इसकी पूरी मैकेनिज्म लास्ट में समझाऊंगा आपको, अभी यहां कर कोई काम नहीं है आपको, इसका कोई काम नहीं है। और दूसरा, अब H+ कोई भी हो सकता है। अब हमें पता है वाटर का जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा क्या बनेगा, H2 गैस लिबरेट होगी, है ना। तो इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या बच रहा है, H+ आयन और SO4-, दैट मीन सॉल्यूशन के अंदर H2SO4 की क्या हो रही है, कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है। H2SO4 की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ सॉल्यूशन की जो पीएच है वो क्या है, डिक्रीज हो रही है। सॉल्यूशन की पीएच क्या है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि NaOH में क्या था, सॉल्यूशन की पीएच क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। लेकिन H2SO4 एसिड है, और एसिड की कंसंट्रेशन जब सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है, इंक्रीज होती है, तो पीएच क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। तो ये बात होगी इसकी। अब देखो छठा, देखो इसमें क्या, ये भी एक सॉल्यूशन है, तो कौन कौन से होंगे, H+ आयन और OH- इसके सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे, और साथ में Copper+2 आयन और SO4- आयन। यही बात होगी कि दोनों की बात करें, डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम किसका, OH- का है, तो वाटर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जब हमें पता वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है तो O2 गैस क्या होती है, लिबरेट या रिलीज होती है। और इसमें देखो H+ में से कॉपर में किसका होता है, किसका होता है, कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। यानी यहां पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, Copper+2 का रिडक्शन होगा और क्या बनेगा, कॉपर बन जाएगा न्यूट्रल, एक तरह की एक्वस मीडियम है ना, यहाँ पर एक्वस। ठीक है, और बचा क्या, सॉल्यूशन में क्या बचा, सॉल्यूशन में वही H+ आयन और SO4, दैट मीन सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, H2SO4 की, सॉल्यूशन के अंदर H2SO4 की कंसंट्रेशन क्या होगी,
इंक्रीज होगी। जब H2SO4 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी इसकी पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी। पीएच होगी डिक्रीज होगी। ये आपके हो गए 6 नंबर एग्जांपल। अब नेक्स्ट देखते हैं 7, 8, 9। ठीक है, तो ये उतार लीजिए। देखो नेक्स्ट दो एग्जाम्पल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बस ये दो समझ गए, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बाकी इसके बाद में कुछ नहीं। आपने जो पहला पढ़े जो 6-7 एग्जाम्पल, वो तो चलो हमें इलेक्ट्रोड भी इनर्ट थे, लेकिन यहां पर देखो एक तो एक्टिव इलेक्ट्रोड है और एक पर क्या है, कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन Na2SO4। अगर हो सकता है H2SO4 कंसंट्रेशन होता है, लेकिन मैंने क्या लिया, Na2SO4 कंसंट्रेशन में लिया। और प्लेटिनम क्या है, इलेक्ट्रोड जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड। दूसरे एग्जांपल में एक्वस USO4 और दूसरा क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड है। अब देखो इसको ध्यान से समझो। कॉपर इलेक्ट्रोड क्या है, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो हमने क्या कहा था, अभी बताएंगे क्या कहा था। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल देखो, सबसे पहला एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि देखो अब है Na2SO4 है ना, Na2SO4 है। दैट मींस कंसंट्रेशन इसकी मतलब इसकी अमाउंट क्या है, ज्यादा है। तो सबसे पहले आयनों को देखो, आयनों को देखो कि क्या होता है कि यहां पर Na प्लस भी बनेगा और SO4 माइनस 2 भी बनेगा। साथ में कंसंट्रेशन है, इसका मतलब कुछ कुछ मात्रा में क्या है, कुछ मात्रा में क्या है, इसमें वाटर भी मौजूद होगा। कंसंट्रेशन कुछ मात्रा में मतलब वाटर भी मौजूद होगा। तो क्या होगा, H प्लस भी होगा और OH माइनस भी होगा। एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां पर हमने पहले जो डिस्चार्ज पोटेंशियल का जो नोट 2 था, नोट 2 या नोट 3 था, सॉरी नोट 3 में मैं कहा था कि जिसकी मात्रा, जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है ना, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल भी उतना ही कम होता है। वो मतलब बहुत ही ज्यादा लिबरेट होता है, पहले लिबरेट होता है। तो यहां पर देखो ये कंसंट्रेशन में, तो इसका मतलब ये भी कंसंट्रेशन में हुआ। तो इसका मतलब इस बार क्या होगा, कंसंट्रेशन में होने के कारण, यानी इसकी अमाउंट ज्यादा होने के कारण इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है ना SO4 माइनस 2 का, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल किससे कम हो जाएगा, OH माइनस से क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, OH माइनस से कम होगा। यानी इस बार जो एनोड पर जो ऑक्सीडेशन होगा ना, वो SO4 माइनस 2 का होगा, SO4 माइनस 2 का होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को निकालना। ठीक है, अब देखो इसका ऑक्सीडेशन किस में होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा S2O8 माइनस 2 के अंदर। किसका होगा, इसका ऑक्सीडेशन। अब देखो यहां पर देखो Na प्लस और H प्लस, इसमें किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, H प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। किससे, Na प्लस। इसका मतलब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन किसका होगा, H2 का होगा। कैथोड पर H2 गैस का क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब सॉल्यूशन में बचता क्या है, सॉल्यूशन में बचता क्या है, सॉल्यूशन में क्या बचता है, NaOH, NaOH बचता है। दैट मींस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, NaOH की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। NaOH की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। दैट मींस इसका पीएच भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। पीएच भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब एक बात आपको दिमाग में जरूर आई होगी, जरूर आई होगी रे, क्या आई होगी कि यहां पर SO4 माइनस 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है। यहां पर H2O8 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है। जब यहां पर +6 है, यहां पर +6 है, तो फिर ऑक्सीडेशन हुआ किसका, तो ऑक्सीडेशन हुआ किसका, ये बात आपके दिमाग में जरूर आएगी। तो देखो बड़े ध्यान से, हमें पता है यहां पर जो ऑक्सीडेशन होता है ना, वो इस सल्फर का नहीं होता। यहां पर ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है। अगर मैं बात करूं इसकी स्ट्रक्चर की, अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, तो देखो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ऐसा होती है। 4 और 4 8। अब देखो यहां पर मैं अगर बात करूं SO4 की, SO4 की, तो SO4 में क्या होता है, मैं नीचे बना रहा हूं, इसको मिटा दूंगा बाद में। SO4 में क्या होता है, SO4 माइनस 2, SO4 देखो यहां पर क्या होता है कि जब SO4 के जो ऑक्सीजन होते हैं ना, उस ऑक्सीजन की क्या होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्या होती है, सॉरी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है ना, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है ना, तो क्या होता है, यहां पर जो ऑक्सीजन
+2 -2 में थी, जो ऑक्सीजन क्या थी -2 में थी, वो क्या करेगी वहां पर -1 और -1 में आ जाएगी। यहां पर क्या आएगी -1 और -1 में आ जाएगी। दोनों ऑक्सीजन जो -2 में थी वो किस में आएगी -1 और -1 के अंदर। यानी एक ऑक्सीडेशन के एक इलेक्ट्रॉन को क्या हो गया रिमूव हो गया। दैट मींस यहां पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इसमें जो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका हो रहा है, इस ऑक्सीजन वाली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन क्या होता है डिक्रीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस ऑक्सीजन वाली ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना कि सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर किसका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है। कभी कभार पूछ ले कि किसका ऑक्सीजन हो रहा है, यहां पर क्या होता है जो ऑक्सीजन है वो जो -2 से किस में कन्वर्ट हो रही है, ऑक्सीजन -1 में कन्वर्ट हो रही है। यही इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन यहां पर हो रहा है। ठीक है, तो यही इसका वो प्रोसेस है किसका सल्फर डाइऑक्साइड इसका SO4 का। और बाकी आपको पता है बाद में कैथोड पर कौन H2 गैस होगी और कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन के क्या है NaOH की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। दैट मींस इसकी पीएच भी क्या होगी इंक्रीज होगी, इसकी पीएच भी क्या होगी इंक्रीज होगी। अब देखो सेकंड एग्जांपल देखो, 8th एग्जांपल देखो, COSO पर एक्वा सॉल्यूशन और कॉपर इलेक्ट्रोड है। ओ हो कॉपर इलेक्ट्रोड आ गया साहब। अब देखो इसका क्या होता है, देखो इसका क्या होता है, इसको मिटा रहा हूं मैं। देखो इसका क्या होता है, इसको मिटा देता हूं, आप एक बार उतार लीजिए। अगर अब देखो इसका ऊपर लिखो कॉपर इलेक्ट्रोड। अब देखो इसको समझो बड़े ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, ये मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है सेल है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इसके अंदर जो दोनों जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं ना, ये दोनों इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं किसके हैं कॉपर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। किसके लगे हुए हैं कॉपर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये कॉपर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड, और इसको हमने एक्सटर्नल सोर्स से क्या जोड़ दिया बैटरी से क्या जोड़ दिया। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्यूशन के अंदर क्या है CuSO4, सॉल्यूशन के अंदर क्या है CuSO4। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन के अंदर CuSO4 है तो दैट मींस इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एक्वस मीडियम में क्या क्या बनता है, H+ आयन भी बनते हैं, OH- आयन भी बनते हैं और Cu+2 भी बनता है। और देखो SO4-2 भी बनता है। और साथ में देखो यहां पर कॉपर का इलेक्ट्रोड, ये क्या है कॉपर का इलेक्ट्रोड, जो कि क्या है एक्टिव इलेक्ट्रोड है। क्या है एक्टिव इलेक्ट्रोड, यानी ये भी इसमें क्या होगा प्रेजेंट रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये क्या है कॉपर का इलेक्ट्रोड है। हमें पता है इस कॉपर के इस तरह के सेल में क्या होगा कि जो कॉपर का इलेक्ट्रोड वो क्या करता है, हमें पता है कि इस सेल रिएक्शन में क्या करता है पार्टिसिपेट करता है। जब ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो यहां से जो कॉपर है वो किसमें कन्वर्ट होगा, यहां पर जो कॉपर है वो किसमें कन्वर्ट होगा। यहां पर मान लो मैं करता हूं ये एनोड है और ये क्या है कैथोड है। ये कौन सा है एनोड और ये कौन सा है कैथोड दिया। ठीक है, ध्यान से समझना, ये एनोड है और ये एनोड कौन सी है कॉपर की है और ये भी क्या दोनों ही क्या कॉपर की इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब देखो यहां से जो कॉपर होगा ना इस इलेक्ट्रोड का वो क्या करेगा Cu2+ आयनों में, यानी क्या करेगा Cu2+ आयनों में कन्वर्ट होगा, है ना। और साथ में ये जो Cu2+ आयन बहुत सारे होंगे इस सॉल्यूशन के अंदर और ये Cu2+ आयन क्या करेंगे इस एनोड की ओर क्या करेंगे मूव करेंगे, इस एनोड की ओर मूव करेंगे। और यहां से इसका क्या हो रहा है हमें पता है, इसका यहां पर क्या होगा ऑक्सीडेशन, सॉरी हाँ बिल्कुल सही है। इसका क्या होगा यहाँ पर रिडक्शन होगा, कहां होगा रिडक्शन है। ये Cu2+ के आयन क्या करेंगे इस एनोड की प्लेट के ऊपर आकर क्या करेंगे अपने यहां पर इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करेंगे Cu में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे Cu में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी कॉपर इलेक्ट्रोड है ना जो पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रोड है वो क्या करेगी Cu2+ टू कॉपर आयन इस सॉल्यूशन में भर जाएंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे किसकी ओर मूव करेंगे इस एनोड की ओर मूव करेंगे, जहां पर इसका क्या होगा वापस से इसका क्या होगा Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा ये जो कॉपर आयन प्लेट है ना, ये कॉपर आयन प्लेट की क्या होती है धीरे धीरे क्या होती है साइज क्या होती है छोटी होती जाती है। धीरे धीरे क्या होती है कॉपर आयन की जो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना कैथोड वाला इसकी साइज क्या होती है धीरे धीरे क्या होती है छोटी होती जाती है। और साथ में इसका मतलब
साथ में क्या होता है कि इसमें अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो देखो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड ये एनोड, सॉरी 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 सॉरी, हाँ देखो बिल्कुल सही है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पर रिएक्शन होगी कि यहां से जो है कॉपर+2 आयन की जो प्लेट है इस पर क्या होगा, ये क्या होगा, यहां से ये Cu से किसमें, इससे कॉपर आयन जो ये है ना, ये इससे क्या होगी, ये Cu से किसमें कन्वर्ट होंगे, Cu+2 में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे, इसके अंदर इस प्लेट के अंदर क्या होगी, Cu से Cu2+ आयन में कन्वर्ट होगी। यानी जो एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, एनोड पर रिएक्शन कौन सी होगी कि Cu जो है ना Cu2+ आयन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और इसी तरह से मैं कैथोड की बात करूं, इसी तरह से मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड पर क्या होगा, ये Cu+2 आयन क्या करेगा, Cu में इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी एनोड और कैथोड के ऊपर। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी कि जो कॉपर आयन है वो कॉपर आयन क्या करेंगे, इसी सॉल्यूशन के जो कॉपर है ना, जैसे इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड भी प्रेजेंट है, जो कॉपर है तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, Cu2+ आयन में एनोड पर क्या हो गए, जाते जाएंगे है ना। और साथ में कैथोड पर क्या करेंगे, Cu2+ आयन को इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या Cu+ में कन्वर्ट होंगे कैथोड के ऊपर, ठीक है। सॉरी यहां देखो, यहां मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, ये तो है कैथोड और ये है एनोड, एनोड तभी मैं सोचू गलत कहा, ठीक है। अब देखो एनोड है, एनोड पर क्या करेगा, एनोड पर कौन सी रिएक्शन लगी, कॉपर+2 की क्या यहां पर क्या लगी, इलेक्ट्रोड लगी, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड क्या करेगा, कॉपर+2 आयनों में कन्वर्ट होगा। अब सही बात, वो पहले क्या एनोड कैथोड में कन्वर्ट, थोड़ा सा गलरा हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो कॉपर की प्लेट है ना, एनोड के ऊपर कॉपर की प्लेट में क्या कॉपर+2 आयनों में कन्वर्ट होती जाएगी, एनोड पर रिएक्शन कौन सी, कॉपर से कॉपर+2 आयन में कन्वर्ट होता जाएगा, है ना। और कैथोड के ऊपर क्या होगा, ये जो कॉपर+2 आयन जो सॉल्यूशन में इस प्लेट से इस इलेक्ट्रोड जो होता है ना कॉपर इलेक्ट्रोड, इससे जो बदल के गए यो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इससे कैथोड की ओर मूव करेंगे और कैथोड पर क्या करेंगे, Cu2+ इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या किसमें बदल जाएंगे, इसमें इसका रिडक्शन हो जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन देखो कॉपर+2 क्या है, कॉपर इस प्लेट का क्या हो रहा है, कॉपर की इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर से कॉपर+2 में कन्वर्ट हो रहा है। और कैथोड पर क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर+2 इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कॉपर की प्लेट है, कॉपर से कॉपर Cu+2 में कन्वर्ट होता है। और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। और ये जो कॉपर इस प्लेट से जो कॉपर आयन निकले तो इसका मतलब क्या होगा, इस प्लेट की जो है ना साइज क्या होती है, छोटी होती जाएगी, प्लेट की साइज क्या छोटी होती जाएगी, धीरे धीरे क्या होगी, स्मॉल, बिल्कुल एक पतली सी बन जाएगी, है ना। और ये कॉपर+2 आयन कैथोड पर क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, यानी ये कॉपर+2 आयन इस कैथोड की ओर मूव करेंगे और यहाँ पर रिडक्शन होकर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब इसमें अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक, हमें पता है किसी भी बैटरी के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है, रिएक्शन कब कंप्लीट होती है, जब इस सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेजेंट है ना, इनका इलेक्ट्रोलाइसिस हो, तभी क्या होते हैं, रिएक्शन प्रोसीड होती है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो है ना इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, इसका क्या हो रहा है, ना तो उसमें रिएक्शन हो रही है, ना कुछ और है, ना इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना कि रिडक्शन हो रहा है, बल्कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसका हो रहा है, इसी कॉपर प्लेट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। और देखो साथ में फिर धीरे धीरे क्या होगा, इस प्लेट की साइज क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ से कॉपर+2 आयन यहाँ पर क्या होंगे, डिपोजिट होने लग जाएंगे। और इसकी साइज क्या होगी, एनोड की साइज, एनोडिक प्लेट है, इसकी साइज क्या होगी, कम हो जाएगी, और इसकी साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूं ओवरऑल रिएक्शन की, तो यहाँ पर क्या होते हैं, नो रिएक्शन, यहां पर किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं होती है। यानी ये हमारे एग्जांपल थे जो किसी भी एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर इलेक्ट्रोड के दौरान हमने देखा कि प्लेटिनम हो तब किस तरह से रिएक्शन होती है, और कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हमने रिएक्शन देखी कि सेल के अंदर इसके क्वालिटेटिव स्टडी कर ली हमने, है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देखे आप ट्राई करना क्या क्या होता है, ठीक है, बहुत सारी। तो देखो मैं एग्जाम्पल देता हूं और आप उतार लीजिए इसको। तो देखो कुछ एग्जांपल है, सबसे पहला AgNO3 एक्वा सॉल्यूशन, और प्लेटिनम क्या है, इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम क्या है इसमें, इलेक्ट्रोड है, ठीक है। दूसरा AgNO3 एक्वा सॉल्यूशन, Ag इलेक्ट्रोड है ना। और तीसरा क्या, एक्वा साइनोइड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, इनर्ट, एक्टिव और इनर्ट। और
12वां एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल, कंसंट्रेशन H2SO फॉर द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दिया है, तो आप इनको बताओगे एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सा आयन डिपॉजिट होगा, कैथोड पर कौन सा डिपॉजिट होगा, और उधर में कौन सा किसकी कंसंट्रेशन, क्या पीएच बढ़ेगा घटेगा, ये सारे सारे आप करोगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना वो होगा किसका, इसकी हमने क्वालिटेटिव स्टडी कर ली, अब बात करेंगे क्वांटिटेटिव स्टडी की। और क्वांटिटेटिव स्टडी में जो टूल्स लोगे ना, फेराडेस लो, तो हम फेराडे फर्स्ट लो और फेराडे सेकंड लो को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सो शायद नेक्स्ट वीडियो में केवल फेराडे फर्स्ट लो ही कंप्लीट हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फेराडे फर्स्ट लो, ठीक है, उतार लीजिए।